हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज यूपी पुलिस की अगली क्लास लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी। आपकी यूपी पुलिस के जीएस के सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है विमुद्रीकरण। तो विमुद्रीकरण आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। भारत सरकार ने पहले दो मौक़ों पर, यानी अब इसका इतिहास देख लेते हैं कि भारत सरकार ने कब कब नोटबंदी की है। तो भारत सरकार ने पहले दो मौक़ों पर बैंक नोटों का विमुद्रीकरण किया था। विमुद्रीकरण से मतलब यहाँ पे नोटबंदी से ही है, नोटों को चेंज करना। एक बार 1946 में किया था और एक बार 1978 में। यानी पहली जो नोटबंदी हुई थी भारत में वो हुई थी 1946 में और दूसरी हुई थी 1978 में। और दोनों मामलों में जो लक्ष्य था नोटबंदी का वो क्या था? औपचारिक आर्थिक प्रणाली के बाहर रखे काले धन के माध्यम से कर चोरी का मुकाबला करना। यानी इनका उद्देश्य था कि जो पैसा काला धन पैसा कौन सा होता है? जो अवैध तरीके से प्राप्त किया गया होता है, जो अवैध गतिविधियों से पैसा प्राप्त किया गया होता है और उस पे सरकार को टैक्स नहीं जाता, यानी कर से जो आयकर विभाग से बाहर रहता है, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता, उसे बोलते हैं काला धन। तो इसका लक्ष्य था कि उसे विमुद्रीकरण करके उसे काले धन से बाहर निकाल और उसे कर की दायरे में लाना। तो 1978 में किसने किया था? 1978 में जो नोटबंदी की थी वो की थी जनता पार्टी ने। जनता पार्टी गठबंधन सरकार ने नकली धन और काले धन पर अंकुश लगाने की उम्मीद में एक बार फिर, यानी 1978 में ही 1,000 रुपये, 5,000 रुपये और 10,000 रुपये के बैंक नोटों को बंद कर दिया था। यानी 1,000, 5,000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया था, बैन कर दिया था जनता पार्टी ने। और उस समय जो जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई जी 2012 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक रिपोर्ट में नोटबंदी के खिलाफ सिफारिश करते हुए कहा था कि नोटबंदी काले धन या छाया अर्थव्यवस्था से निपटने का समाधान नहीं हो सकती है, जो बड़े पैमाने पर बेनामी संपत्तियों, सर्राफा और आभूषणों के रूप में होती है। यानी इनका कहना था कि तुम नोटबंदी से काले धन को या फिर छाया अर्थव्यवस्था जो पैरेलल इकोनॉमी है उसे नहीं रोक सकते हो, क्योंकि ये सही समाधान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो काला धन है वो तो बेनामी संपत्तियों के रूप में और सर्राफा और आभूषण यानी सोने के रूप में रहता है। लोग उस पैसे से गोल्ड खरीद लेते हैं और उस गोल्ड को रख लेते हैं अपने घरों में जमा करके, तो उस पर तो टैक्स आता नहीं है। तो तुम नोटों को बंद करके उसे कैसे लेकर आओगे बैंक के दायरे में, कर के दायरे में? आयकर जांच के आंकड़ों के अनुसार काले धन धारकों ने अपनी संपत्ति का केवल 6% या उससे कम हिस्सा नकदी के रूप में रखा। मान जो आयकर धारक हैं, मतलब जो टैक्स देते हैं, उनमें केवल 6% लोगों ने ही अपना पैसा कैश के रूप में अपने पास रखा है, जिससे पता चलता है कि इस नकदी को लक्षित करना एक सफल रणनीति नहीं होगी। तो ये तो इसकी आलोचना हो गई, इन्होंने इसका खामी बता दी कि नोटबंदी को क्यों नहीं लाना चाहिए, क्यों नहीं अपनाना चाहिए। 2012 में बताई थी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने। तो अब देखते हैं आगे। अब मैं आपको बताता हूँ जो तीसरी बार नोटबंदी हुई है भारत में वो हुई है 8 नवंबर 2016 को। इस डेट को याद रखना, 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 को हुई थी। तो ये बोल रहा है कि ये सुर्खियों में क्यों आया। 8 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित नोटबंदी या विमुद्रीकरण के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। यानी 2020 में इसके 4 वर्ष पूरे हो गए थे 8 नवंबर को। काले धन को समाप्त करने के उद्देश्य से उठाए गए इस कदम के कारण उस समय प्रचलित तकरीबन 86% मुद्रा अमान्य हो गई थी। यानी 86% मुद्रा का कोई मूल्य नहीं रह गया था, वो सब रद्दी बन गई थी। प्रमुख बिंदु देखते हैं।
4 वर्ष बाद भी सरकार के इस निर्णय को लेकर आम लोगों की राय काफ़ी बटी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार के इस कदम से काले धन को कम करने या कर अनुपालन बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में काफ़ी मदद मिली है। वहीं आलोचक क्या कहते हैं कि नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी गहराई तक प्रभावित किया है और इससे नकदी पर निर्भर रहने वाले अधिकांश जो छोटे व्यवसायी थे उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा। अब देखते हैं कि विमुद्रीकरण को लागू करने के पीछे क्या क्या उद्देश्य थे। तो मुख्यतः 3 उद्देश्य थे। पहला कि काले धन को समाप्त करना, दूसरा उद्देश्य था नकली नोटों को प्रचलन से बाहर करना, यानी नकली नोटे के प्रचलन को समाप्त करना, और तीसरा उद्देश्य था डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देकर कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाना, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। तो आपसे वो उद्देश्य भी पूछ सकता है। 3 उद्देश्य थे इसके विमुद्रीकरण के: काले धन को समाप्त करना, नकली नोटों को प्रचलन से बाहर करना और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देकर कैशलेस इकोनॉमी बनाना। अब देखते हैं कि डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी होती क्या है। विमुद्रीकरण का अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया से है जिसमें देश की सरकार द्वारा देश की मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप करते हुए किसी विशेष प्रकार की मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त कर दी जाती है। मतलब जैसे 1000 का नोट था और 500 का नोट था, तो उसकी कानूनी वैधता समाप्त कर दी मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप करके सरकार द्वारा। अब देखते हैं विमुद्रीकरण को प्राय कर प्रशासन के एक उपाय के रूप में देखा जाता है, टैक्स सिस्टम के, जहां काला धन छिपाने वाले लोगों को ना चाहते हुए भी अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है। यानी जो लोग काला धन छिपाते हैं उन्हें ना चाहते हुए भी उन्हें बताना पड़ जाता है कि हमारी संपत्ति यहाँ रखी है, और वो लेकर आते हैं बैंकों में जमा करने के लिए, तो उस पर भी उन्हें टैक्स देना पड़ता है। जब वो लेकर आएंगे तो फिर उनकी संपत्ति ओपन हो जाएगी, जिस कारण उन्हें उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो यही एक इसका उद्देश्य था। काला धन क्या होता है? सरकार की माने तो काले धन को समाप्त करना विमुद्रीकरण का प्राथमिक लक्ष्य था। हालांकि कई लोगों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर नोटबंदी के इस उद्देश्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। अब ये सरकार के लिए नोटबंदी करती कौन है? आरबीआई करता है। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। काला धन असल में वह आय है। अब काला धन होती क्या है? काला धन असल में वह आय है जिसे कर अधिकारियों से छुपाने का प्रयास किया जाता है। यानी जो टैक्स देते हैं, टैक्स को कलेक्शन करते हैं, उन अधिकारियों से छुपाने का प्रयास किया जाता है। यानी इस प्रकार की नकदी का देश की बैंकिंग प्रणाली में कोई हिसाब नहीं होता और ना ही इस पर किसी प्रकार का कर दिया जाता है। ये क्या कहलाता है? काला धन कहलाता है। वर्ष 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया गया था कि विमुद्रीकरण के दौरान अवैध घोषित किए गए कुल नोटों का तकरीबन 90.3% यानी लगभग पूरा हिस्सा बैंकों के पास वापस आ गया। यानी जितना भी अवैध धन घोषित किया गया था उसका लगभग 100%, लगभग 90.3% यानी पूरा का पूरा हिस्सा वापस आ गया बैंक में। आंकड़ों के मुताबिक अमान्य घोषित किए गए 15 करोड़ 41 लाख रुपये में से 15 करोड़ 31 लाख रुपये नोट वापस आ गए थे। फरवरी 2019 में तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी ने संसद को बताया था कि विमुद्रीकरण समेत सभी प्रकार के काले धन को समाप्त करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों के कारण 1.3 लाख करोड़ रुपये का काला धन बरामद किया गया था। जबकि सरकार ने विमुद्रीकरण की घोषणा करते हुए इस संबंध में तकरीबन 3 से 4 लाख करोड़ रुपए बरामद करने की बात कही थी। सरकार का कहना था कि विमुद्रीकरण करने से 3 से 4 लाख रुपये वापस आएगा, लेकिन आया कितना? 1.3 लाख करोड़।
अतः आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी भारतीय अर्थव्यवस्था से काले की समस्या यानी काले धन की समस्या को समाप्त करने में कुछ हद तक विफल रही है, यानी फेल रही है कुछ हद तक। अब देखते हैं, ये कुछ आंकड़े दे रखे हैं, ये खास इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। कैशलेस अर्थव्यवस्था का निर्माण करना दूसरा लक्ष्य था सरकार का, लक्ष्य याद रख लेना। डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी करना। अच्छा, अब कुछ इसके विमुद्रीकरण के दीर्घकालिक लाभ देख लेते हैं, दीर्घकाल के लिए लाभदायक कैसे है ये। कई जानकार मानते हैं कि विमुद्रीकरण का अल्पकाल में अर्थव्यवस्था पर काफ़ी गहरा प्रभाव हो सकता है, यानी कम समय के लिए तो इसका काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है, गहरा प्रभाव, निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन दीर्घकाल में यह भारत और संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। चूंकि विमुद्रीकरण के निर्णय ने कुछ हद तक भारत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीधी सी बात है, लोग अब कैश रखना बंद कर दिए। जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है तब से लोग डिजिटल रूप से ही लेन देन कर रहे हैं, यानी डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिला है। तो दीर्घकालिक लाभ तो हैं डिमोनेटाइजेशन के। इसलिए भारत डिजिटल आधार पर होने वाली चौथी औद्योगिक क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित कर सकता है। यानी जो भारत की चौथी औद्योगिक क्रांति है डिजिटली, इसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विमुद्रीकरण के कारण प्रत्यक्ष कर में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ा है जो लोगों की आय पर लगता है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेतक है। अब देख लेते हैं कुछ इसका निष्कर्ष। समग्रतः विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नोटबंदी के निर्णय ने देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने और वित्तीय प्रणाली के औपचारीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विमुद्रीकरण अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने में पूर्णतः विफल रही है। यानी जितना इससे एक्सपेक्ट किया गया था, एक्सपेक्टेशन की गई थी कि विमुद्रीकरण ये लक्ष्य रखे गए थे, वो सारे लक्ष्य पूरे नहीं कर पाई। लेकिन कुछ हद तक इसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, जैसे डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने में और वित्तीय प्रणाली को औपचारिक रूप देने में। काले धन को समाप्त करने का इसका प्राथमिक लक्ष्य अब तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। इसके पॉजिटिव प्रभावों में और नेगेटिव प्रभावों में यही देख सकते हैं। पॉजिटिव प्रभाव क्या कि इसने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया, वित्तीय प्रणाली को औपचारिक बनाया, ठीक। इससे कुछ हद तक काले धन को भी समाप्त करने में मदद मिली है। मैंने बताया ना, इससे लगभग पूरा का पूरा पैसा ही लौट आया था, जो अवैध पैसा था, अवैध धन था आरबीआई के अनुसार। लेकिन इसके नेगेटिव प्रभाव भी कुछ देखने को मिले, जैसे इससे जो छोटे व्यवसायिक थे वो सारे बर्बाद हो गए। छोटे व्यवसाय जितने भी होते हैं वो सब लोग अपना लेन देन जो करते हैं वो नकदी में करते हैं, कैश में करते हैं। उनके पास कोई ऐसा डिजिटल माध्यम नहीं होता है वो। और इसका सबसे बड़ा कारण है अशिक्षिता, यानी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, डिजिटल शिक्षित नहीं हैं। तो इसके नेगेटिव प्रभाव भी देखे गए। अब देख लेते हैं कुछ इससे बने आज क्वेश्चन जो यूपी पुलिस में पूछे जा सकते हैं और अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहला विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो बताइए, इसका पहला विमुद्रीकरण हुआ था 1946 में। 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विमुद्रीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। यह आया था क्वेश्चन तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल में, प्रीलिम्स एग्जाम 2018 में। कथन ये है कि भारत सरकार द्वारा 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया। बात सही है, 500 रुपये के नोट और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए थे। केंद्र सरकार ने 18 नवंबर 2016 की शाम को विमुद्रीकरण के कदम की घोषणा की थी।
तो 18 नवंबर नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, कब की थी, 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर को। तो इसमें पहला तो सही है। कथन सी है कि मुद्रा नोटों की घोषणा के रूप में नहीं, कानूनी निविदा उन मुद्रा नोटों के विमुद्रीकरण का संकेत दिया। सही बात है बिल्कुल, ये तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा, यानी तीसरा जो कथन है वो भी सही है। तो इसमें दे रखा है सही उत्तर क्या है, केवल एक और सी, केवल बी और सी, ए बी और सी, केवल ए और बी। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, एक और सी, ए और सी, केवल ए और सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नोटबंदी का पहला मामला चल रहा था, मतलब पहले जो नोटबंदी हुई थी वो कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कब हुई थी, 1946 में। 1946 में जिन करेंसी नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था वो कौन कौन से थे, तो कौन कौन से थे वो। तो 1946 में जिन करेंसी नोटों को चलन से बाहर किया गया था उनमें शामिल थे 500 के नोट, 500 के नोट, 1000 के नोट और 10,000 के नोट। ये तीनों ही प्रकार के नोट शामिल थे। ये अंग्रेज़ों ने की थी, अंग्रेज़ों को टाइम पर हुई थी, यानी उस टाइम पर 500, 1000 और 10,000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में नोटबंदी का दूसरा उदाहरण किस वर्ष देखा गया। तो कब हुई थी दूसरी नोटबंदी भारत में, हुई थी 1978 ईस्वी में, मोरारजी देसाई जी के काल में। 1978 की नोटबंदी के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई जी। 1978 में विमुद्रीकरण अभियान के दौरान विमुद्रीकृत किए गए नोट कौन कौन से थे। तो 1978 में जो विमुद्रीकरण हुआ था उस समय 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5000 और 10,000 के नोटों को बाहर किया गया था। 5000 के नोट और 10,000 के नोटों को। भारत में नवीनतम विमुद्रीकरण घटना कब घटित हुई, जो नई विमुद्रीकरण हुआ है वो कब हुआ है, 2016 में, 8 नवंबर 2016। 2016 की नोटबंदी के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 2016 में नोटबंदी के बाद कौन से मूल्य वर्ग को प्रचलन से बाहर कर दिया गया था। तो कौन कौन से नोट बंद कर दिए गए थे, 500 के और 1000 के, 500 और 1000। 2016 में विमुद्रीकरण के बाद पेश किए गए नए मूल्य वर्ग कौन कौन से थे। तो जो 2016 के बाद नए नोट आए थे वो आए थे 500 के और 2000 के नोट। 1000 के नोट आने ही बंद हो गए थे और अभी तक नहीं आए हैं। और अब तो हाल ही में 2000 के नोटों को भी बंद कर दिया गया है, आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार वापस कर दिया गया है। तो 2000 के नोट भी चलन से बाहर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 2016 में विमुद्रीकरण के उद्देश्यों में से एक था। भारत के लोगों को नए नोट उपहार में देना, बाजार में काले धन के प्रसार को कम करना और रोकना, ब्याज दर बढ़ाने के लिए मुद्रा का मूल्य बढ़ाना। तो ये था, इसका उद्देश्य था बाजार में काले धन के प्रसार को कम करना और रोकना। तो हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हमने विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन का पूरा टॉपिक देख लिया है। उम्मीद है कि आपको इसी में से यूपी पुलिस के पेपर में क्वेश्चन मिल जाएं। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें आगे नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।